नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल SK लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। परिवर्तन के नारे से सत्ता पर आई सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार की आज पहली वर्ष की कार्यकाल पूरी हुई। कोरोना संकट के कारण आज इस विशेष अवसर को भव्यता के साथ पालित नहीं किया गया। इस बीच आज राजधानी गैंगटोक के सम्मान भवन में पार्टी अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री PS गोले की उपस्थिति में सामान्य रूप में सरकार की पहली वर्षगांठ पालित की गई। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार गठन भएको 1 वर्षको पुलित अवसरमा म सबैभन्दा पहिला ती सिक्किमे गरिब जनतालाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि बधाई दिन चाहन्छु, जसले सिक्किममा 25 वर्ष चलेको सरकारलाई फालेर या परिवर्तन गरेर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार हुनुपर्छ भन्ने विचार लिएर हामीलाई सुरुवातकाल 2019 देखि नै उहाँले सघाउनु भयो। अनि सँगसँगै हाम्रा ती तमाम क्रान्तिकारी साथीहरू जो आज हामी बीचमा हुनुहुन्न, किनभने आज जुन प्रकारको सरकारको मार्ग निर्देशन, सरकारको कानुन मुताबिक जो यो महामारीको कारणले गर्दा, कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा उहाँसँग हामीले यो हर्ष उल्लासको यो अति नै पूरित अवसरमा उहाँसँग हामीले मतलब सँगै बसेर मनाउने समय पाएन। र आज तपाईलाई थाहा छ, आज सिक्किमलाई मात्र होइन, हाम्रो देशलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै कोभिड-19 को महामारीले छुएको छ। र सिक्किमले यो महामारी बीचमा जुन प्रकारले भारत सरकारको निर्देशनलाई पालन गर्दै हाम्रो तमाम जनताहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्दै र उहाँको सहयोगमा जुन प्रकारले यो कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोक्न हामी सक्षम भएको छ हो। हामीले जुन लकडाउन तेस्रो चरणको लकडाउनसम्म हामी पूर्ण रूपले सक्षम थियौं, तर चौथो चरणको लकडाउनमा हामीले हाम्रै भाइ बहिनी, हाम्रै सिक्किमे दाजुभाइलाई जुन प्रकारले बाहिरबाट ल्याउने जुन क्रममा उहाँ ल्याउनै पर्ने थियो, किनभने उहाँहरू पनि सिक्किमवासी हो, उहाँ पनि चाहन्थ्यो सिक्किममा आउनुपर्छ, घर जानुपर्छ, घरमा गएर आफ्नो परिवारसँग बस्नुपर्छ भन्ने। अनि भारत सरकारको पनि निर्देशन छ, जुन ल्याउने क्रममा एकैजना भाइलाई है तपाईँ पोजिटिभ भेटियो। तर आज म तपाईँलाई यसै अवसरमा म भन्न चाहन्छु, त्यो भाइ जो बिमारी भाइ थियो, जसको पोजिटिभ निस्क्यो त्यो पनि आज एकदमै स्वास्थ्य छ, पूर्ण रूपले स्वास्थ्य छ। र उहाँसँग जोडेका जम्मा 37 जना जो पनि व्यक्तिहरू थिए, सिक्किमको भाइ बहिनी थियो, उहाँहरू पनि पूर्ण रूपले नेगेटिभ भएको छ। यो एउटा सफलता नै हो। म तमाम यसै अवसरमा म आदरणीय सिक्किमवासीहरूलाई, हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई, तमाम हाम्रो मन्त्रीमण्डलका तमाम साथीहरूलाई, विधायकहरूलाई, हाम्रो सल्लाहकारहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर हेर्नुहोस्, हामीले 1 वर्षका अन्तरालमा हाम्रो विभिन्न उतार चढावको सँगसँगै, हाम्रो विभिन्न समस्याहरू सँगसँगै, यो कोभिड-19 को समस्या सँगसँगै अनि बाई इलेक्सनको चुनौती सँगसँगै हामीले सरकार चलाउन सक्षम भयो। हामीले कुनै कार्यक्रम सोचेर गरेको थिएनौँ। हामी हाम्रो सरकारको 1 वर्ष भएको वर्षगाँठमा आज हामी माननीय मुख्यमन्त्री महोदय र पार्टी अध्यक्ष महोदयलाई हामी शुभकामना गरौँ अथवा एकाअर्कालाई भेटेर शुभकामना गरौँ भन्ने हेतुले हामी यहाँ आएका थियौँ। र यहाँ आउँदाखेरि यति मजाले उहाँले केकहरू, खाजाहरू राखेर एउटा प्रोग्रामै भयो। यसलाई कुनै प्रकारको हामीले हाम्रो लेखकले भनेको थियो फर्मल होइन, यो इन्फर्मल कार्यक्रम हो। यसलाई कसैले यसलाई उल्टा नलिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएर यो अनौपचारिक रूपले परिवारभित्र सम्पन्न भइरहेको यो वर्षगाँठको एउटा बधाई दिने कार्यक्रम मात्र हो। कोभिड-19 अनि लकडाउनको नियम र जनता र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठानेर जुन पार्टी अनि सरकारले खुसी मनाउनु पर्ने आजको यो दिन समेतलाई सीमित रूपले परिवारभित्र मात्र यसरी सम्पन्न गर्ने सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई आदेश दिनुभयो। नत्र हो भने आजको यो दिन सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूसँग खुशी मनाउन पर्ने दिन थियो।
अनि सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई अँगालेर अहिले हामी सहर बजारदेखि गाउँ बस्तीसम्ममा रमझम गर्नुपर्ने एउटा ऐतिहासिक दिन थियो। किनभने 25 वर्षको एकतन्त्री सरकारलाई सत्याच्युत गरेर नयाँ पार्टीको सरकार बनिनु भनेको यो कम महत्त्वको अनि कम हर्षको कुरा पटक्कै थिएन, जसलाई आज हामीले भव्यतासँग वास्तवमा पालन गर्नुपर्ने थियो। तर सिक्किम सरकारको निम्ति अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको दृष्टिकोणमा जनहित, राष्ट्रहित र लागू गरिएको कानुनलाई पालन गर्नु नै सरकारको कर्तव्य भएकोले गर्दा यो अति साधारण रूपले यहाँ हामी उपस्थित। सिलीगुड़ी के तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड से सरकारी बसों का परिचालन आज से शुरू। रात में कोलकाता के लिए खोलेंगी बसें। सिलीगुड़ी के तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बाद बुधवार से राज्य के विभिन्न जिलों के लिए सरकारी बस सेवाएं शुरू कर दी गई। हालांकि आज यहां यात्रियों की संख्या काफी कम थी। सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में चढ़ाया गया। एक बस में अधिकतम 20 यात्रियों को रवाना किया जा रहा है। तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड प्रबंधन के अनुसार रात में यहां से राजधानी कोलकाता के लिए बसें खुलेंगी। बसों में यात्रा के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। दूसरी ओर बस सेवा चालू होने से यात्रीगण काफी खुश दिखे। गोरखा जनमुक्ति केंद्रीय समिति के संगठन के सचिव के पद में रहे शिशिर शर्मा को गोरखा जनमुक्ति विनय तामांग गुट से निष्कासित किया गया है। गौरतलब है कि शर्मा कुछ महीनों पहले भाजपा पार्टी से गोजामोमो विनय तामांग गुट में शामिल हुए थे एवं गोजामोमो के नई सोच और कार्यों को देखते हुए उन्होंने पार्टी का दामन थामा था। बता दें कि शिशिर शर्मा गोजामोमो पार्टी के केंद्रीय समिति के संगठन के सचिव के पद पर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि उनकी सदर सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इस विषय पर केंद्रीय समिति के प्रवक्ता केशव राज पोखरियाल ने आज पत्रकार सम्मेलन कर इस विषय पर जानकारी दी है। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि पार्टी विरोधी कार्यों को देखते हुए शिशिर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया है। कार्यकारिणी समितिको एउटा आपतकालीन बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्यो। कोरोना भाइरस जुन चाहिँ महामारीको भारत सरकारद्वारा जारी गरेको सम्पूर्ण प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गर्दै हामीले यस एउटा आकस्मिक बैठक पार्टी केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष श्रीमती विनय तामाङज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो र उक्त बैठकमा विभिन्न विषयहरूमाथि चर्चा परिचर्चा गरियो। त्यसमध्ये एउटा विषय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विगत केही महिना अगाडि भारतीय जनता पार्टीबाट आएका कालिम्पोङ निवासी श्री शिशिर शर्मालाई पार्टी केन्द्रीय समितिमा अन्तर्भुक्त गरेर उहाँलाई केन्द्रीय समितिको साङ्गठनिक सचिवको पदमा पनि राखिएको थियो र आजको मिटिङले उहाँको कतिपय पार्टी विरोधी गतिविधि साथै उहाँको एन्टी पार्टी एक्टिभिटी साथै पार्टीलाई ड्यामेज गर्ने अनि यो यहाँको कतिवटा अहिलेको यो राजनीतिक माहौललाई नै बिगारेर एन्टी पार्टी एक्टिभिटिज गर्ने जुन उहाँको दुष्प्रयासलाई पार्टीले मध्यनजर राख्दै फ्याक्चुअल एभिडेन्स अनि उहाँको कतिवटा रिकर्डिङ्सहरू सबैलाई मध्यनजर गरेर बृहत चर्चा परिचर्चा पश्चात उहाँलाई पार्टीको प्राथमिक सदस्यताबाट पनि उहाँलाई निलम्बन गरिएको यहाँबाट हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। र अन्य अरू विषयहरू त मलाई लाग्छ यो जस्तै कोरोना सङ्क्रमणबारे लिएर जति माइग्रेन्ट जति हाम्रो पाहाडमा छिरिरहेको छन् त्यस विषयमा के कस्तो किसिमले पार्टीले भविष्यमा गएर यस विषयमा लागि पर्नुपर्छ अनि उहाँको सहायताको निम्ति पार्टी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने अध्यक्षले सम्पूर्ण शीर्ष नेतृत्वलाई डाइरेक्सन दिनुभएको छ र त्यो सबै कुरा भन्नु मिल्दैन। तर यो मेन कुरा चाहिँ उहाँलाई जो शिशिर शर्मा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ पार्टी केन्द्रीय समितिको आजको बैठकले चाहिँ प्राइमेरी मेम्बरसिपबाट उहाँलाई निलम्बन गरेको छ। उत्तर दिनाजपुर जिले में थमने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना वायरस का कहर। फिर से एक बार में 26 नए मामले सामने। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 86। पूरे देश के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी प्रवासी श्रमिकों का आना जारी है और प्रवासी श्रमिकों के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। करंधीगी में आए प्रवासी श्रमिकों से 26 प्रवासी श्रमिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उत्तर दिनाजपुर में एक दिन में 29 नए मामले सामने आए हैं, जिससे
स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इन मामलों के सामने आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 86 पहुंच गई है। सभी को रायगंज कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्रनाथ प्रधान ने बताया कि इनमें से 11 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है और बाकी का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ना निश्चित तौर पर काफी चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी मरीजों का इलाज बेहतरीन तरीके से की जा रही है। उन्होंने बताया कि चोपड़ा, इस्लामपुर, रायगंज, कालियागंज, इटाहर, करंदगी में कुल 83 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना वायरस और अफमान तूफान से हुई तबाही को लेकर राज्य के वन मंत्री राजीव बंदोपाध्याय ने जिले के उच्च अधिकारियों और बीडीओ के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देंगे रिपोर्ट। उत्तर दिनाजपुर जिले के कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति के साथ ही अफमान तूफान से हुई तबाही को लेकर राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वन मंत्री के अलावा राज्य के श्रम मंत्री गुलाम रब्बानी, इटहर के विधायक अमल आचार्य, कालीगंज के विधायक मनोदर सिन्हा, इस्लामपुर नगर पालिका के प्रशासक कन्हैयालाल अग्रवाल, रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, उत्तर दिनाजपुर के जिला शासक अरविंद कुमार मीणा सहित बीडीओ और उच्च अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद मंत्री राजीव बनर्जी ने बताया कि ऐसे तो अफमान तूफान से उत्तर दिनाजपुर जिले में जान माल का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर दिनाजपुर जिले के भुट्टा और धान की फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। जिला शासकों को इसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए नवान्न में भेजने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि आज कोरोना वायरस और तूफान अफमान को लेकर नुकसान को लेकर चर्चा की गई और इसका रिपोर्ट वे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपेंगे। সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাকে আজকে উত্তর দিনাজপুরের একটা রিভিউ মিটিং করতে হয়েছে। কারণ আপনারা জানেন যে একটা আমফান, একদিকে করোনা মহামারীর তাণ্ডব চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমফান নামক আরেকটা সুপার সাইক্লোনের তাণ্ডবে অনেকগুলো জেলা তছনছ হয়ে গেছে। তার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটা জেলা আছে, উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেরও কিছু ক্ষতি হয়েছে। তার মধ্যে মালদায় হয়তো বেশি ক্ষতি হয়েছে, উত্তরে হয়তো একটু কম, আমি দক্ষিণেও যাব। সুতরাং গতকালকে মালদায় রিভিউ করেছি, আজকে উত্তর দিনাজপুরে রিভিউ ছিল এবং আমফান ঝড়ে মোটামুটি হয়তো উত্তর দিনাজপুরে বিরাট ক্ষতি না হলেও কিন্তু এখানেও আমরা দেখলাম প্রায় ৭,০০০-এর উপরে মানুষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারো চাষবাস ছিল, ভুট্টা থেকে শুরু করে বড় ধান অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, কোথাও হয়তো বাড়ি ঘরদোর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোথাও বিদ্যুতের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং এটা সার্বিক পরিস্থিতিটা নিয়ে আমরা আজকে একটা পর্যালোচনা করলাম এবং করে আমরা বলেছি যে এখানে এই চাষবাসের যে ক্ষতিটা হয়েছে, কারণ আপনারাও জানেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিগত দিনেও সবাইকে চেষ্টা করেছেন তাদের পাশে থাকার এবং তিনি আমাকেও পাঠিয়েছেন এই বার্তাটাই নিয়ে যে যাদের এখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে আমরা থাকতে পারি। আমি তার কারণে আজকে প্রশাসনিক যারা কর্তারা ছিলেন আমি তাদের বলেছি একটা ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট করতে। এখন তো এর মধ্যে মুশকিলটা কি হচ্ছে, আবার কালকেও আপনাদের এখানে ভালো বৃষ্টি হয়েছে, এই আমফানের আগেও দুটো কালবৈশাখী ভালো ঝড় হয়েছে। সুতরাং সবগুলোকে নিয়ে আমরা একটা অ্যাসেস করছি, হয়তো ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যাবে এবং তারপরে আমি আমার মতো আজকে প্রিলিমিনারি রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে দেবো। এইবার প্রশাসনের মতো ফাইনাল অ্যাসেস করে এটা নবান্নতে পাঠাবে। সুতরাং এইটুকু বলতে পারি যে মামাটি মানুষের সরকার মানুষের পাশে আছে এবং তড়িঘড়ি তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এই বার্তা দিতে যে এই বিপদেও যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যতজনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পাশে আমরা আছি। तूफान प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने जा रहे भाजपा सांसद को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। हाल ही में आई चक्रवर्ती तूफान से जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में काफी नुकसान पहुंचा है। काफी संख्या में कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं खेतों में लगी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इधर जलपाईगुड़ी के भाजपा सांसद जयंत रॉय बुधवार को तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने मैनागुड़ी जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी भी थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि सोमवार को जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी ब्लॉक में चक्रवर्ती तूफान से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ काफी संख्या में कच्चे मकान ढह गए हैं। वहीं खेतों में लगे फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। काफी संख्या में पेड़ उखड़ गए हैं। तूफान से हुए नुकसान से लोग काफी परेशान हैं। बुधवार को भाजपा सांसद जयंत रॉय तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीस्ता सेतु इलाके में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज भाजपा सांसद जयंत रॉय ने आरोप लगाया कि चक्रवर्ती तूफान से मैनागुड़ी के रामशाही, आमगुड़ी समेत विभिन्न इलाके में काफी नुकसान पहुंचा है। वहां के लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके पास मदद के लिए लोगों के फोन आ रहे हैं। उन्हें देखने वे आज जलपाईगुड़ी से मैनागुड़ी जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का कड़े शब्दों में निंदा किया है। যিনি 17 লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি
আর আমি একজন ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি। আমার জন্ম কর্ম সব ভারতীয়, আর আমার সাথে আচরণ করা হচ্ছে, এমপির সাথে আচরণ করা হচ্ছে, আমরা বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মতন ব্যবহার করছেন দিদিভাই স্বৈরাচারী সরকার। আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে জানাই দিতে চাই, শিকারী একদিন শিকার হয়। স্বৈরাচারী সরকারের মেয়াদ আর 10 মাস আছে। 10 মাস পর বাংলার মানুষ তাদেরকে চিরতরে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়ে দিবে। তার জন্য দিদিভাই এবং দিদিভাই সাঙ্গরা প্রস্তুত থাকুক। আর গীতস্থলা যেসব পুলিশ বন্ধু ভাইরা দাদারা আমাদের আটকাচ্ছেন, তারাও আজকে অসহায়। কারণ তৃণমূলের এসপি আইসিরা জেলা সভাপতি ব্লক সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। তাই নিচুস্তলার পুলিশ অফিসারদেরকে আমরা দোষাবার কি করব, তাদের শুভবুদ্ধি উদয় হোক। আর আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই, যে অন্যায় অবিচার আমাদের সম্মানীয় এমপি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের প্রতি করা হচ্ছে, দুর্গত মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়াতে দিচ্ছে না, যে স্বৈরাচারী কার্যকলাপ করছে, 10 মাস পর সুদে আসলে তার পাই টু পাই হিসাব আমরা নিব। এটা আপনাদের বলে দিলাম। আজকে এখন কি করবেন? আমরা এখানে আসি কি করবেন? আমরা ঝড় শুনলেন তো, এমপি সাহেব বললেন তিনি ঝড় কবলিত এলাকায় যাবেন, মানুষের পাশে থাকবেন। আমরা যাব, আমাদের যেতে দিবেন। এটা কি জরুরি অবস্থা চলছে নাকি দেশে? পশ্চিমবাংলা জরুরি অবস্থা চলছে? আমরা আছি, দেখি পুলিশ প্রশাসন কতক্ষণ আমাদের রাখে। আপনারা যে যতক্ষণ না দিচ্ছেন পারমিশন, আমি ততক্ষণ এখানে থাকছি। এখানে আজকে আমি থাকবো যতক্ষণ থাকা যায়। আপনি এসপি কে জানিয়েছেন? আমি এসপি কে জানাবো কেন? এখানে জানাবো আমি। এটা উনার ইয়ে আছে, কোনো এখতিয়ারের মধ্যে আছে লোককে যখন তখন যে কোনো লোককে আটকে দেবে, বিশেষ করে এমপিকে। যখন সবাইকে যখন যেতে দেওয়া হচ্ছে, যখন এন্টায়ার স্টেটের মধ্যে এখন মুভমেন্টের যেখানে কোনো বাধা নেই, সেই সময় কেমন করে আমাকে একজন সাংসদ যে মানুষের পাশে থাকার কথা, মানুষের কাছে যাওয়ার কথা, তাকে কি করে আটকান? কোন আইনে আটকান? তাকে তো আমি রিকোয়েস্ট করতে যাবো আমাকে ছাড়ার জন্য? আমি কি পাপ করেছি, না অন্যায় করছি, না মানুষের ক্ষতি করছি? আমাকে তো এমনভাবে মনে হচ্ছে আমি চোর ডাকাত কোথায়, চোর ডাকাত আমাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে, আপনি এখানে যাবেন না, ওখানে যাবেন না। আরে এরা রাজ্যে, সারা রাজ্যে এরকম করছে। আর এমনি তো রাজ্য তো সামলাতে পারছে না, দেখছেন তো দিদি কি অবস্থা। হ্যাঁ, এদিকে রাজ্য প্রশাসন চালাতে তো তার ল্যাজে গবরে অবস্থা, এদিকে পুলিশ এক গাদা পুলিশকে দিয়ে এই আমাদেরকে আটকে রাখার জন্য রেখে দিয়েছে। আজকে 34 জন পুলিশকে দিয়ে আমার ঘর আটকে রাখা হয়েছিল আমাকে এতদিন ধরে। এই 2-3 দিন আগে আমি শুধু আমার বাড়িতে যেতে পেরেছিলাম, তারপরে দেখি এখানে আসলাম, আজকে দেখি আমাকে দিতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি ভাবছিলাম সবার জন্যই খুলে গেছে, রাস্তা তো দেখছেন ওপেন, এভরিবডি ইজ মুভিং, সবাই নিজের মতো করে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু বিজেপির সাংসদ বলে, হ্যাঁ বিজেপির সভাপতি বলে আজকে তাকে আটকে দেওয়া হলো, আমাকে আটকে দেওয়া হলো। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380995। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आंधी तूफान से सिलीगुड़ी महकुमा में कई एक व्यक्ति की जान, मृतक था भाजपा का कार्यकर्ता। सिलीगुड़ी महकुमा के खोरीबाड़ी बताशी के गोरसातो इलाके में
मंगलवार शाम आए आंधी तूफान से पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय निवासी 56 वर्षीय अरविंद रॉय बाजार करने के लिए बाहर गए थे। उसी समय आंधी तूफान शुरू हो गया और एक पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसको सिलीगुड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। दूसरी तरफ मृतक अरविंद रॉय बीजेपी का कार्यकर्ता था। यह सूचना प्राप्त होते ही सिलीगुड़ी बीजेपी जिला सभापति प्रवीण अग्रवाल व अन्य नेता उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे। बीजेपी सिलीगुड़ी के अध्यक्ष ने कहा कि काफी दुखद घटना है और उसके परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। মোটামুটি আনুমানিক তখন 7:30 বাজে। সমস্যাটা হচ্ছে কাল রাত্রে আমাদের ওখানে একটু ঝড় হয়। এবার ঝড়ের খবর পেয়ে বা ঝড়টা দেখে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে আসছে। ঠিক বাড়ির মুখের সামনে এই ঝড়ের জন্য একটা কামারি গাছ উপরে পড়ে যায়। এবার সেই গাছটি নিচে সে চাপা পড়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল, আমরা কেউ আশপাশের লোকজন কেউ জানতে পারলাম গাছটি পড়ে আছে। তারপরে যখন আমরা বৃষ্টি থামার পরে বেরিয়ে যখন গাছটা পড়ে থাকতে দেখি, তখন সবাই কাঠা নিয়ে গাছটা একটু কাঠ কেটে মানে রাস্তাটা পরিষ্কার করছে। গাছ ওনার উপরে পড়ে যায় আর তারপরে উনি মারা যান। সেটা নিয়েই আমরা এসেছি। বাড়িতে সময় স্ত্রী তিনি একসাথেই থাকতেন, আর বাচ্চারা এখনও কলকাতাতেই আছে। তো এই ধরনের দুঃখের একটা ঘটনা। আমরা রাজ্য সরকার থেকে একটা আবেদন জানাবো যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে ওনাকে একটা আর্থিক সাহায্য যেন দেয়। আর যে ধরনের আর্থিক সাহায্য তো দেওয়া ঠিকই আছে, তার সাথে স্বাস্থ্যের যে পরিকাঠামো আছে পশ্চিমবঙ্গে, যে ধরনের একটা ইনহিউম্যানিটি আছে, যে ধরনের রুগীদেরকে দেখা হয় না, তাদের একটা হেয় করে রেখে দেয়, সেটা কিন্তু এই দুর্ঘটনাগুলোকে আরও বেশি বিরাট করে দেয়। তো সেটা একটা অবশ্যই রাজ্য সরকারকে দেখা উচিত। মানুষ আজকে আরেকটা ঘটনা পেয়েছি আমরা, যে একটা প্রেগনেন্ট উইমেনকে মেডিকেল কলেজে একটা পজিটিভ পেশেন্ট, দুটো পজিটিভ পেশেন্টের সাথে আর একটা মৃতদেহের পাশে রেখে দিয়েছে, সারা রাত রেখে দিয়েছে। এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলো আছে, এটাতে কিন্তু অবশ্যই সংজ্ঞান নেওয়া উচিত। রাজ্য সরকার কিন্তু এখনও সিরিয়াস হচ্ছে না, गंभीर হচ্ছে না এগুলো বিষয়। विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का लिया जायजा। अलीपुरद्वार के माझरबाड़ी चाय बागान इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का कार्य शुरू किया गया है। परियोजना की 4 दीवारी निर्माण का कार्य समाप्त हो गया है। इसके बाद वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इधर अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, महकुमा शासक तथा अलीपुरद्वार नगर पालिका के प्रशासक आज इस इलाके का दौरा किया। बाद में विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के पास बह रही कालकुट नदी में तेज बहाव लाने के लिए नदी के दोनों किनारे 400 मीटर का बांध बनाई जाएगी। कालकुट नदी के कारण यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नदी के दोनों किनारे यहाँ बांध बनाई जाएगी। सिंचाई विभाग इस बांध का निर्माण करेगी। इसके लिए 50 लाख रुपए की लागत आएगी। आगामी 6 महीने के भीतर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू हो जाएगा। আলিপুরদুয়ারে দীর্ঘদিন মানুষের যে দাবি, এটা আলিপুরদুয়ার শহর তৈরি হওয়ার পর থেকে এই দাবি আলিপুরদুয়ারের মানুষের এখনও পূরণ হয়নি। সেই দাবি পূরণের জন্যই আমরা আলিপুরদুয়ারে এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরি করার জন্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, তার সহযোগিতায় এবং রাজ্য সরকারের অর্থে এই জায়গার মধ্যেই আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরি করছি। ইতিমধ্যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ হয়ে গেছে। আজকে আমি এবং মাননীয় মহকুমা শাসক আর আমাদের মাননীয় সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ অফিসার ও আধিকারিকরা আমরা এসেছিলাম, কারণ এখানে একটা কালকুট নদী আছে। এই নদীটার প্রবল বর্ষণে এই নদীটা এই আমাদের বাউন্ডারি ওয়ালের কাছাকাছি চলে এসছে। তো এখানে একটা ফ্লাড প্রোটেকশন হবে। তাছাড়াও এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ভেতরের যে মেশিন বসবে এবং ঘর তৈরি হবে, তার টেন্ডারও হয়ে গেছে এবং এটার কাজ চলছে। বাউন্ডারি ওয়ালটার কাজ কমপ্লিট, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन बसाने का शुरू हो। कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर आए कालियागंज के थानापड़ा इलाका। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज नगरपालिका की ओर से बुधवार को 4 नंबर वार्ड के थानापड़ा इलाके को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही आज इलाके के विभिन्न मार्गों के लगाए गए इसके साथ ही आज इलाके के विभिन्न मार्गों में लगाए गए बैरिकेड्स को खोल दिया गया। गौरतलब है कि इस इलाके में एक प्रवासी श्रमिक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही इलाके के विभिन्न सड़कों पर बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही को रोक दी गई थी।
प्रशासन की ओर से मुख्य सड़कों पर पुलिस कैंप लगा दिया गया था, जिससे बाहर के कोई व्यक्ति इलाके में प्रवेश न कर सके। कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने बताया कि बुधवार को इलाके में लगे बैरिकेड खोल दिए गए और वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। না আমাদের যেদিন প্রথম ধরা পড়ে কোভিড পেশেন্টটা থানাপাড়া 4 নম্বর ওয়ার্ডে, তারপরে সেটাকে কন্টেইনমেন্ট জোন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে গভর্নমেন্টের গাইডলাইন অন্যভাবে এসেছে। সেই গাইডলাইন অনুযায়ী সেখানে যে সরকারি নিয়ম রয়েছে সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনেই আজকে আমি সুপারের সাথে কথা বলেছি, সিএমসি সাহেবের সাথে কথা বলেছি। অলরেডি যে পেশেন্টটা ছিল সে সুস্থ হয়ে ফিরেছে এবং সেই পাড়ার আজকে যে কন্টেইনমেন্ট জোনটা সেটা তুলে দেওয়া হলো। মানুষেরও খুব অসুবিধা হচ্ছিল, দীর্ঘদিন ধরে মানুষ আটকে রয়েছে এবং তার সাথে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে কথা বলে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। তো কতদিনের মধ্যে খুলে দেওয়া হয়েছে? এটা প্রায় 12 দিন থেকে 13 দিন হলো এটা আটকা ছিল, এটা খুলে দেওয়া হলো আজকে। এবং খোলার যে এটা আমাদের যে সিস্টেমগুলো রয়েছে আমরা প্রথমেই সেই এরিয়ার সমস্ত রাস্তাগুলো আমরা অলরেডি আমাদের যেটা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে আমরা টোটালি স্প্রে করে দিয়েছি এবং ছোট ছোট গলিগুলো বিশেষ করে বিশেষ যে রাস্তার ধারে রাস্তাঘাটগুলো সমস্ত করে দিই আমাদের समस्त फुल प्रोटेक्शन में। मालदा में आज से दौड़ने लगी एनबीएसटीसी की बसें। मालदा जिले में बुधवार से उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन संस्था एनबीएसटीसी की बस सेवाएं शुरू कर दी गई। मालदा के 3 रूटों पर सरकारी बसें आज से चलनी शुरू कर दी। मालदा से उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर एवं कोलकाता के लिए आज से बस सेवाएं शुरू कर दी गई। सरकारी निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में यात्रियों को बैठाया जा रहा है। एक बस में अधिकतम 20 यात्रियों को रवाना किया जा रहा है। प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हैंड सैनिटाइजर से उनका हाथ साफ कर बस में बिठाया जा रहा है। बस के चालक पीपीई किट से लैस है। डिपो इंचार्ज उत्तम मजुमदार ने बताया कि सरकारी निर्देशों का पूरा अनुपालन करते हुए बस परिसेवाएं शुरू कर दी गई है। इधर बसों के परिचालन शुरू होने से यात्रीगण काफी खुश है। আজকে আমরা সরকারি নির্দেশ মেনে আমরা যাত্রী পরিবহন পুনরারম্ভ করছি। আমাদের মালদা থেকে মেন রুট যেগুলো আছে যেমন মালদা কলকাতা, মালদা রায়গঞ্জ, মালদা বালুরঘাট, এই রুটগুলোতে আমরা আজকে প্রাথমিকভাবে গাড়ি দিয়েছি এবং যাত্রী নিয়ে চলছে। সরকারি নির্দেশ মতে আমাদের যা যা আছে যেমন আমরা থার্মাল টেস্টিং করে প্যাসেঞ্জারদের উঠাচ্ছি, হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন করা হচ্ছে এবং তাদেরকে সরকারি নির্দেশে যেটা পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে গাড়িতে 20 জনের বেশি উঠবে না, সেই বিধি তাদেরকে সচেতন করে যাতে কেউ উজ্জুতি না করে সেই ব্যাপারে আমরা তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছি যে 20 জনের বেশি কন্ডাক্টররা উঠাবে না গাড়ি। जलपाईगुड़ी में झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट। जलपाईगुड़ी में बुधवार सुबह से झमाझम बारिश हो रही थी। लगातार बारिश से इलाके के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार कल रात सदर ब्लॉक के कई इलाके में आए तूफान से काफी नुकसान हुआ है। कई स्थानों में आंधी व तूफान के कारण पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़े हैं। पेड़ों की शाखाएं टूटकर सड़क किनारे गिर पड़े हैं। वहीं सुबह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में पड़ रही है भयानक गर्मी। चूरू में पारा 50 डिग्री पहुंचा। दिल्ली और हरियाणा में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है, लेकिन राजस्थान के चूरू की जमीन पर मंगलवार को जैसे सूरज खुद उतर आया। लू की चपेट के बीच यहां दिन का तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 10 साल में मई के माह में यहां दूसरा मौका था कि जब सबसे अधिक तापमान रहा। इससे पहले 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। दिल्ली में भी इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली और हरियाणा में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंडीगढ़ में सुबह से झुलसाने वाली गर्मी पड़ने से मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, गंगानगर, कोटा और जयपुर में अधिकतम तापमान क्रमशः 47.4 डिग्री, 47 डिग्री, 46.5 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में अगले 24 घंटे में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं हरियाणा, विदर्भ, पश्चिमी व पूर्व मध्य प्रदेश रेड अलर्ट जारी कर दी गई है। विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार के मुताबिक अगले 2 दिन तक हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में लू चलती रहेगी। टिड्डी दल दिल्ली के करीब पहुंचा। कई राज्यों में हाई अलर्ट। सीमावर्ती राज्यों से टिड्डी दलों का हमलावर दल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा तक चढ़ गया है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों में टिड्डी दलों के हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। टिड्डी दलों का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम में गर्मी के प्रकोप से इनका हमला और तेज हो गया है।
देश टिड्डी दलों के प्रकोप को काबू पाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के साथ भारत ने टिड्डी उन्मूलन के इस ईरान व अफगानिस्तान को भारत ने मदद देने का भरोसा दिया है, लेकिन इसके लिए प्रभावित क्षेत्रीय देशों की बुलाई बैठक में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। भारत चीन सीमा पर बढ़ता ही जा रहा है तनाव। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने पर अडिग भारत गतिरोध से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। तनाव का आलम यह है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत की सेना फिर एक बार आमने सामने है। भले ही चीन ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, मगर अब भारत भी पीछे नहीं रहने वाला है। भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है और इसने चीनी सेना के बराबर अपनी सेना तैनात कर दी है। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई। पीएम ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी और पेंगोंग झील इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा विभाग के प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की। सीडीएस रावत ने लद्दाख में पीएम मोदी को सैन्य स्थिति का अवगत कराया और स्थिति को संभालने के सुझाव दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।